AS12 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने AS11 किया था, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर था कि कैसे उसको हम चेंज करें। अब AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स पर। हमें टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो, ये AS12 हमें बताता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के लिए है। तो इसके क्या ऑब्जेक्ट है और स्कोप है। एंटरप्राइज को अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है ना, और उसको हम अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। सच एस हम उसे सब्सिडी कह सकते हैं, हम उसे कैश इंसेंटिव कह सकते हैं, हम उसे ड्यूटी ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट ये है कि हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। ठीक है, जैसी ग्रांट मिलेगी तो उसे हम, क्योंकि ग्रांट एक सिग्निफिकेंट आइटम है, छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, जनरली अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो और उसको हम लोग कैसे, जैसे एंटरप्राइज को बेनिफिट हो रहा है तो हम उसकी सही तरीके से अकाउंटिंग कर पाए, ये AS12 हमें बताने वाला है। AS12 कुछ चीजों पर डील नहीं करता है, जैसे कि स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस प्राइस और इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर नेचर। तो अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट ग्रांट से की अकाउंटिंग से रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां प्राइस के चेंज का इफेक्ट की बात हो रही है या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है इसी टाइप की, तो वहां पर AS12 डील नहीं करता उस बारे में। गवर्नमेंट असिस्टेंट अदर देन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, मतलब ग्रांट होता है कि आपको मदद मिली, सही तरीके से बोला जाए तो ये होता है मदद। अब अगर मदद के फॉर्म में नहीं है, गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट से पैसा आप डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, इसलिए वहां पर AS12 अप्लाई नहीं हो। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में कुछ हिस्सा रखती है तो उसमें पार्टिसिपेशन है और गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो वो भी यहां पर कवर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या एक्चुअल में। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट in cash or kind to an enterprise for past or future compliance with certain conditions। तो गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है वो कैश, मतलब कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, या तो कोई पास्ट कंप्लायंस है या फ्यूचर कंप्लायंस है, कंडीशंस भी हैं। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट रीजनेबली हैव ए वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprise। तो आप नॉर्मली गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो जैसा हमने पहले भी देखा था वो गवर्नमेंट ग्रांट में कवर नहीं होगा। अकाउंटिंग कैसे होगी गवर्नमेंट ग्रांट की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, वन इज कैपिटल अप्रोच, वन इज इनकम अप्रोच। जो कैपिटल अप्रोच है, यहां पर हम ग्रांट को शेयर होल्डर फंड का हिस्सा मानते हैं। शेयर होल्डर फंड आपको पता ही है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में एक तो शेयर कैपिटल आता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा माना जाता है, मतलब उसे बैलेंस शीट में लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम कैपिटल अप्रोच है। इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर हमें लिखा है क्वेश्चन में या वैसे बता रखा है जस्ट लाइक प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसे हम कैपिटल अप्रोच मानेंगे। दैट इज इट इज गिवन विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय मिल रही है गवर्नमेंट ग्रांट तो वो एक ही बार मिलेगी, और जो नॉन रिकरिंग आइटम होती है उसे हम कैपिटल आइटम, कैपिटल नेचर की बोल देते हैं, और वो सारी आइटम बैलेंस शीट में जाती है। इसलिए अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमें कोई ग्रांट मिल रही है by way of capital outlay and no repayment of grant is expected,
तो जनरली हमें ये लग रहा है कि ग्रांट एक ही बार मिली है, तो वो कैपिटल अप्रोच के थ्रू हमें उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए. Then the grant should be recorded as per capital approach and it should be directly credited to shareholders fund. In this case, it may be noted that grant is received without related cost. तो हमें ग्रांट मिली है, कुछ हमने सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस स्टेट में, इस जगह में आप एक बिजनेस, ये वाला बिजनेस करिए, हम आपको जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 20% आपको दे देंगे. तो वो गवर्नमेंट ग्रांट है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिहाज से. बिजनेस में जैसे प्रमोटर कंट्रीब्यूट करता है, वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट हमें कंट्रीब्यूट कर रही है. इनकम अप्रोच, यहां पर ग्रांट को हम इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L में लिखते हैं. जरूरी नहीं है वन ही P&L, वन और मोर पीरियड के P&L में इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं. द गवर्नमेंट ग्रांट में नॉट बी ग्रेजुअस, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए बिना मतलब के दे दी जाए. हो सकता है कुछ कंडीशंस भी लगाई जाए कि कुछ कंडीशंस है वो आप लगाइए तो हम आपको कुछ गवर्नमेंट ग्रांट एवरी ईयर देंगे. सपोज सोलर सिस्टम से हम कुछ सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली स्कूटी सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है. These grants be taken to P&L account and match with the associated cost which the grant is intended to compensate. हो सकता है कुछ हमारा खर्चा हो रहा हो, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही हो, तो जिस हिसाब से हम खर्चे डाल रहे हैं उस हिसाब से हम P&L में ग्रांट डालेंगे, जस्ट लाइक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि हमें वो मिल रहा है. This approach is based on argument that the taxes payable to government are treated as expense, then grant should be treated as income. भाई हम टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, वो खर्चे में लिख रहे हैं, गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल रहा है वो इनकम में लिख देते हैं. अब सवाल ये उठता है कि हम रिकॉग्नाइज कब करें गवर्नमेंट ग्रांट को, चाहे वो कैपिटल अप्रोच हो चाहे इनकम नेचर की अप्रोच हो, हम उसे बुक्स में लिखें कब. द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड when there is reasonable assurance that the enterprise will comply with the condition attached to it. जो भी conditions हैं वो सब हम पूरी कर पाएंगे ऐसा हमें लगता है, और ग्रांट हमें मिल जाएगी ऐसा भी लग रहा है, ऐसा reasonable assurance है. Only receipt of grant is not conclusive evidence that condition attaching to the grant have been or will be fulfilled. यहां कहने का मतलब यह है, हमें लग रहा है कंडीशन पूरी होंगी और ग्रांट हमें मिल जाएगी या मिल गई है, तो ही हम उसे रिकॉग्नाइज करें. ग्रांट मिल गई है लेकिन हमें लग रहा है कि हम कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हमें ये पैसा वापस करना पड़ेगा. इसीलिए ग्रांट मिलना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि कई बार ग्रांट वापस भी करनी पड़ जाती है. चलिए एग्जांपल देखते हैं. X Limited applies for grant from the local authority towards a social cause. X Limited is required to meet certain condition to be eligible for the receipt of grant. There is a reasonable assurance that X Limited will receive the grant in time. However, after having applied for grant, there is a likelihood that X Limited may not be able to meet all the conditions attached to the grant. In such case, X Limited should not recognize the grant in the books until there is a reasonable assurance that it would able to meet all conditions attached to the grant. तो हमें जब भी लगे कि भाई एश्योरेंस है रीजनेबली, तभी उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए. गवर्नमेंट ग्रांट को हम दो टाइप की ग्रांट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. Non-monetary government grant. Non-monetary government grant means grant in the form of assets such as land, plant and machinery, etc. कैश में नहीं मिल रहा है. हो सकता है गवर्नमेंट ने, हम सपोज मैं एक ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूं किसी स्पोर्ट्स में, गवर्नमेंट ने मुझे जमीन दी कि आप
जो है इस खेल को बढ़ावा दीजिए, हमें और गोल्ड मेडल फ्यूचर में चाहिए। जमीन गवर्नमेंट ने मुझे फ्री में दे दी, तो ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट है, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है। ग्रांट फ्री में दी जा सकती है, कंसेशन रेट पर दी जा सकती है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ग्रांट कंसेशनल रेट पर दी गई है तो उसे उस कंसेशनल रेट पर कॉस्ट पर ही एक्वायर करी हुई कॉस्ट पर ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सपोज मुझे 500 करोड़ की जमीन 500 रुपए में गवर्नमेंट ने दी, 500 करोड़ की जमीन 500 रुपए में दी, तो मैं उसे 500 रुपए में लिखूंगा। अगर 500 करोड़ की जमीन मुझे 400 करोड़ में दी तो मैं 400 करोड़ में लिखूंगा। तो जितना मैंने खर्च किया है उतने में। अगर ये फ्री में मिली है तो मैं इसे नॉमिनल वैल्यू पर लिखूंगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, मेरे बिजनेस का जो साइज है उसके हिसाब से मेरी मर्जी है, मैं 1 रुपए में लिख सकता हूं। मतलब उसे मुझे अपनी बैलेंस शीट में लाना है और नॉमिनल वैल्यू पर लाना है, मतलब उसकी वैल्यू 100, 50, 1000, 2000, 10,000 लिखकर, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ये असेट मेरे पास है अगर वो फ्री में मिली। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स ने एक स्कूल खोलना है और उसने स्टेट अथॉरिटी को जमीन के लिए बोला। स्टेट अथॉरिटी ने उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए दे दी जमीन। मार्केट वैल्यू 20 करोड़ है लेकिन अथॉरिटी ने उसे 50 लाख रुपए में दी। अब 20 करोड़ की जमीन 50 लाख में मिल गई, लेकिन कंडीशन क्या है? इन्होंने कंडीशन ये लगाई है कि फ्री एजुकेशन देनी पड़ेगी आपको कम से कम 20% स्टूडेंट्स को। आपको मालूम है जो प्रैक्टिकली असली में जो स्कूल्स हैं सब, उसमें भी ऐसी कंडीशन होती है। वो शायद मेरे ख्याल से 10% की कंडीशन है कि 10% बच्चों का फ्री में पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को, लेकिन पढ़ाता कोई है ही नहीं। और यही होता है, उन्हें 50 करोड़ 20 करोड़ की जमीन 5-10% वैल्यू पर मिल जाती है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, प्रैक्टिकली उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। एक स्लम एरिया के बच्चे को जिसका बेस नहीं है, उसे कैसे पढ़ाएं और बच्चों के साथ? ना वो नहाकर आ पाएगा रोज, है ना, तो हेल्थ इश्यूज होंगे। ना वो यूनिफॉर्म पहनकर आ पाएगा। लेकिन इन्हें ये करना चाहिए कि सेपरेट क्लासरूम बना दे। द क्लासरूम बनाने का मतलब अलॉट कर दे, सेक्शन बना दे और वहां पर फ्री वाले बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाया जाए। उनको बुक्स भी दी जाए अपनी तरफ से, उन्हें यूनिफॉर्म भी दी जाए अपनी तरफ से, और टीचर वही हों जो और बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे से उनके पेपर हो, उन्हें पढ़ाया जाए। कुछ तो असर आएगा। और जब आपको इतना सोशल कोर्स तो करना भी चाहिए, और जब आपको सस्ती जमीन मिली है और ये कंडीशन है, तो आपको जरूर बल्कि ऐड करना चाहिए कि हम लोग जब एडमिशन शुरू कर रहे हैं तो लिखा जाए कि 10% स्टूडेंट सीट को हम फ्री में पढ़ाएंगे और आप जो भी हैं एलिजिबल बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, वो सब आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्लम एरिया वाले आते हैं। एक आदमी है 10,000 रुपए की नौकरी करता है, वो घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कैसे 10,000 में घर चलेगा? तो वो सब भी यहाँ पर आ सकते हैं और होना चाहिए, लेकिन करता नहीं है कोई भी। इवन अगर आप है ना स्कूल में चले जाएं और प्रिंसिपल से या किसी से कहें कि भाई ये बच्चा नीडी है, इसको करें, तो बहुत ड्रामे करते हैं, उनका एडमिशन ही नहीं लेते हो। ये भी करते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। लेकिन अब क्या करें, जिनके माँ कोविड में इतने लोग मर गए, तो जिनके माँ बाप नहीं है या जो अमीर भी थे लेकिन अब काम धंधा बंद हो गया, और उनको भी पढ़ाना चाहिए। जो जरूरतमंद है उन्हें पढ़ाना चाहिए, दिखाई दे जाता, पता चल जाता कौन है जरूरत। देयर इज ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट एक्स जो है वो ये सारी कंडीशन कर पाएगा। अब एक्स को जो 20 करोड़ की जमीन 50 लाख में मिली है, तो इसे 50 लाख में ही लिखना है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। एक असेट 10 लाख वाली
3 लाख में मिली है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? तो यहाँ तो 3 लाख से एंट्री बना देंगे, फिक्स जैसे डेबिट टू बैंक 3 लाख, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो हम 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए में लिख सकते हैं, तो 100 रुपए में लिख दिया। फिक्स जैसे डेबिट टू P&L इनकम में जाएगा, क्रेडिट करने को कुछ नहीं। तो ये 100 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, वो हम नॉमिनल है, नॉमिनल लिखा था 100,000 ही 10 रुपए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा 2 टाइप का अकाउंटिंग। अगर नॉन मॉनेटरी एसेट मिलती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी। अगर मॉनेटरी एसेट मिलती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। मान लिया हमें कैश में मॉनेटरी ग्रांट मिली है, कैश में मिला है मतलब मॉनेटरी ग्रांट मिली है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, जैसे किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड asset are government grant whose primary condition is that an enterprise qualify for them should purchase, construct or otherwise acquire such asset। किसी एसेट से रिलेटेड है तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हम उस एसेट को डेवलप करें, खरीदें, यूज करें। जनरली प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड होता है अगर हम प्रोडक्शन बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग हो ज्यादा, इसलिए। Other condition may also be attached, restricting the type or location of asset or period during which they should be acquired or held। कि भैया 5 साल से पहले आप बेचेंगे नहीं उसको, 10 साल से पहले बेचेंगे नहीं, ना ये होनी चाहिए, पुरानी ना हो, सेकेंड हैंड ना हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है ना। तो उस सिचुएशन में क्या हो, जैसे यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लार्ज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया और बैकवर्ड रीजन में चाहती है। अब गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में, मान लिया इंडिया है, गवर्नमेंट चाहती है तरक्की हो गांव में, बैकवर्ड एरिया में, तो कैसे हो। अब बैकवर्ड एरिया में एक ऐसी जगह ढूंढते हैं वो जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली बंजर जमीन है, ना वहां लाइट है ना कुछ है। तो ये कहते हैं कि हम आपको टैक्सेस में माफी दे देंगे और वहां पर आप इंडस्ट्री लगाइए। वहां से क्या होगा, एक तो उन्हें सस्ती लेबर मिल जाएगी आसपास से, गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा। मान लिया वो मेन जगह से 20 किलोमीटर अंदर है, तो उनसे कहा जाता है कि आप है ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद ही जुगाड़ करिए, कई बार उन्हें ये भी बोल दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद ही खंबे लगाते हैं, तारे बिछाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट दे देती है, कई बार गवर्नमेंट ही लगा कर दे देती है, कंडीशन है। सड़क वो खुद बनाए गवर्नमेंट, मतलब डेवलप तो हो जाता है ना वो एरिया। तो ये ग्रांट देना चाहते हैं, जो कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशन उसमें लिखी होंगी। एफ लिमिटेड ने अप्लाई करा ग्रांट के लिए, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी। कंडीशन क्या है, एफ लिमिटेड को फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, कम से कम 500 वर्कर को अपने यहां रखना पड़ेगा 5 साल के लिए। टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की 50 करोड़ होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ने कहा 30 करोड़ हम आपको देंगे। अब ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो गए ना ग्रांट कैश में। F Limited will be able to recognize the grant only if there is a reasonable assurance that it will meet the condition of employing 500 workers for the 5 years. To method of presentation in financial statement, grant related to specific fixed asset are regarded as acceptable alternatives। तो हमारे पास 2 मेथड है इसको दिखाने के लिए। मेथड नंबर 1, the grant is shown as a deduction from the gross value of asset concerned in arriving at its book value। तो जो हमारी asset है उसमें से लेस करके दिखा है। एक तरीके से ये नहीं समझ सकते आप, ये एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, 50 करोड़ की एसेट में 30 करोड़ की गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो एक तरीके से 50 करोड़ की एसेट हमें 20 करोड़ में मिली, तो इसके लिए हम एसेट में से माइनस करते हैं। मेथड नंबर 1 ये है। The grant is thus recognized in P&L over the useful life of a depreciable asset by way of reduced depreciation charge। अब ये देखिए हुआ क्या,
अगर मान लिया 50 करोड़ की असेट दिखाते, मान लिया 10 साल की लाइफ है, तो हर साल P&L में क्या जाता? 5 करोड़ रुपए जाते ना डेप्रिसिएशन के। तो यहां पर ये कह रखा है कि 5 करोड़ रुपए जाते, लेकिन अब क्या हुआ, हमने उसको कायदे से जाना चाहिए 3 करोड़, अब जा रहा 5 करोड़। तो 20 मान लिया जो भी है, अब मान लिया हमारी जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसे हर साल हम डालते रहे क्रेडिट में। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी? 30 करोड़ थे, तो 3 करोड़ रुपीस हम यहाँ डालते रहे। तो ये बात तो वही आ रही है ना, हिसाब बराबर। जितना कि हम सीधा ही 20 करोड़ में लिखते तो 2 करोड़ ही तो जाता हर साल। Where the grant equal the whole or virtually the whole of the cost of asset, the asset is shown in the balance at a nominal value हो गया। पूरा ही पैसा मिल रहा है तो नॉमिनल वैल्यू पर दिखा देंगे। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, इस मेथड से देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की मदद से। जेड लिमिटेड ने एक असेट खरीदी है 50 लाख की, 5 साल की लाइफ सोची है और 5 लाख रुपए का इसका सैल्वेज वैल्यू है, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है। गवर्नमेंट गारंटी ने 10 लाख रुपए मिल गई, हमें जनरल एंट्रीज बनानी है 2 इयर्स के लिए। अगर हम ग्रांट को फिक्स्ड एसेट में से लेस करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, या गवर्नमेंट ग्रांट लिखें फिर गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर दें। बात एक ही है, 10 लाख फिर गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर दें, तो फिक्स्ड एसेट तो 40 लाख की रह गई ना। अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस लाइफ, तो कितना आएगा? 7 लाख एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा और P&L में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग असेट को रिड्यूस करके ही दिखाते। मेथड नंबर 2, गवर्नमेंट जो ग्रांट मिली है रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट, उसे हम असेट में से लेस ना करके डेफर्ड इनकम दिखाएं। मतलब अभी हमने जो मेथड किया था इसमें डेप्रिसिएशन हमारा 7 लाख है, अगर हम लेस नहीं करते गवर्नमेंट ग्रांट तो हमारा डेप्रिसिएशन 9 लाख आता। तो लेकिन हम हर साल ग्रांट के नाम से 2 लाख रुपीस P&L के क्रेडिट में डालते रहेंगे, इफेक्ट तो फिर भी वही आएगा। तो हम डिफर्ड इनकम मानते हैं which is recognized in the P&L account over the useful life of the asset। तो एक ही बात है, grant related to non depreciable asset are credited to capital reserve under this method as there is usually no charge to income in respect of such asset। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड मिला है तो उस पे हम कोई डेप्रिसिएशन तो P&L में डाल नहीं रहे, तो ग्रांट को हम P&L में क्यों डालें? तो फिर हम ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डालकर शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दें। If a grant related to a non-depreciable asset requires the fulfillment of certain conditions, the grant is credited to income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to the income। अगर कुछ कंडीशन है और उन कंडीशन के हिसाब से हमारे खर्चे हो रहे हैं तो वो खर्चे हमारे P&L में जा रहे हैं, तो फिर हमें उसे भी P&L में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने अभी किया था, लेकिन वहां पर हमसे बोला था कि हम उसमें असेट में से लेस करके दिखाएं और यहां बोला है कि हम उसे डेफर इनकम दिखाएं। तो जब हमने असेट खरीदी तो एंट्री बनाई फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपीस, ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने पहले भी यही एंट्री बनाई थी,
और फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया था, एसेट अकाउंट में पिछले मेथड में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसे डेफर करना है तो इसे गवर्नमेंट ग्रांट या इसे मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल सकता हूँ, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब 5 साल तक मैं इसे P&L में ट्रांसफर करता रहूंगा। तो डेप्रिसिएशन तो मेरा जैसा मैंने अभी दिखाया था, डेप्रिसिएशन 9 लाख लगेगा ना, 50 लाख की कॉस्ट है, 5 लाख का डेप्रिसिएशन है, 5 ईयर की लाइफ है, तो 9 लाख। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को मैं P&L में डालता रहूं 5 ईयर में, 2 लाख रुपीस हर साल डालता रहूं इसको, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन भी P&L में ट्रांसफर हो जाएगा और गवर्नमेंट ग्रांट भी P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आने वाला। 5 साल यही होता रहेगा। हाँ, 5 साल यही होता रहेगा। क्वेश्चन में शुरू के 2 साल के लिए पूछा था, अननेसेसरली हमारा जो है क्वेश्चन लंबा हो जाता है और हर साल हम यही एंट्री बनाते डेप्रिसिएशन को, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में ट्रांसफर करने की, तो उसमें अननेसेसरली बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए 2 साल के लिए बोला गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, संतोष लिमिटेड है, इन्हें ग्रांट मिली है 8 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट से एक बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। ये तो गलत कर दिया इन्होंने, आपको ग्रांट मिली है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ना कि डिविडेंड देने के लिए। Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books of account, क्योंकि कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इन द लाइट ऑफ AS2 आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो भैया ट्रीटमेंट तो ये है कि जो फ्री में से मिली है लैंड उसको नॉमिनल वैल्यू पे लिखना चाहिए, और डिविडेंड तो नहीं दे सकते भैया, है ना। तो AS12 कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जब रिसीव होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसी के लिए यूज होना चाहिए, तो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और दूसरा केस ये है कि आपने पैसा नहीं खर्च किया फिर भी उसे नॉमिनल वैल्यू पर आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड के हिसाब से इन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड ने परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को एक स्पेशल पर्पस मशीनरी 1 करोड़ की, जिसके लिए गवर्नमेंट से इन्हें 25% सब्सिडी मिली है। लाइफ 8 साल की है, हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, देयर आर 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, हम कैपिटल अप्रोच अपना सकते हैं, क्योंकि मशीन एक डेप्रिशिएबल एसेट होती है, तो हम अगर इस पर कैपिटल अप्रोच अपनाते हैं तो हम एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 25% मीन्स 25 lakhs। तो इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो इससे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा 8 साल का लाइफ है, तो 75 लाख डिवाइड बाय 8 ईयर्स, हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 9,37,500 हमारा अमाउंट आएगा एवरी ईयर। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है,
और हर साल हमारा 8 ईयर तक ऐसे ही चलता रहेगा। हर साल तक हमारी यही अकाउंटिंग होती रहेगी। एक और मेथड है हमारे पास, ऑप्शन है मेथड नंबर 2। इसको हम डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करें और इसको हर साल हम लोग P&L में ट्रांसफर करें 8 साल तक। तो जब हम मशीन खरीदेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़, और जो हमें ग्रांट मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से लिखें 25 लाख। अब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा पूरे 1 करोड़ पर लगेगा। $12.5 लाख। Yes, sir. और हम लोग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 8 ईयर्स में। तो 25/8 कितना आएगा? तो अल्टीमेटली 12.5 और 3.125 का डिफरेंस 9.375 ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, दोनों मेथड है अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है 1/4/2021 को 10 लाख रुपीस में। ऑन द वेरी सेम डेट कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 6 लाख आउट ऑफ 10 लाख मशीनरी से रिलेटेड। इन्होंने डिसाइड किया ऐसे डेफर इनकम मानेंगे। यूसुफ लाइफ 5 ईयर है और डेप्रिसिएशन है 20% WDV मेथड से। रेजिडुअल वैल्यू मशीनरी की 3,25,000 होने की उम्मीद है। हमें अमाउंट बताना है एवरी ईयर P&L में कितना अमाउंट जाएगा। तो अब हमें क्या काम करना है? सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल कितना जा रहा है, क्योंकि जिस रेशो में डेप्रिसिएशन जाएगा उसी रेशो में गवर्नमेंट ग्रांट भी जाएगी। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 10 लाख का 20% 2 लाख। WDV कितना बचेगा? 8 लाख। 8 लाख का 20% 1,60,000। WDV कितना बचेगा? 6,40,000। उसका 20% 1,28,000। फिर माइनस करके बताइए क्या आया WDV? 5,12,000। 5,12,000। उसका 20% 1,02,400। 1,02,400 माइनस करिए 4,09,600। उसका 20% 81,920। 81,920। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। इसका टोटल करते हैं। 81,920 लेस करने के बाद क्या आ रहा था देखा? वो देख करके सीधा 10 लाख में से माइनस कर देते तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाता हमारे पास। कितना आ रहा है? जैसे माइनस करने के बाद 327,680। तो उसे 10 लाख में से माइनस करो, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,69,320। अब गवर्नमेंट ग्रांट 6 लाख है, इस रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 6 लाख
डिवाइड बाय 6,72,320 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट ईयर में 1,78,486, यस सर। दूसरे का 142 1,42,789, यस सर। 1,14,231, 91,385 और 10। अब टोटल करके देखो 8 आएगा या 9 आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, तो हमें उसी रेशो में ट्रांसफर करना है जिस रेशो में हम लोगों को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, ताकि दोनों मेथड से सेम अमाउंट चार्ज में जाए। कैपिटल अप्रोच या डेफर्ड इनकम अप्रोच, दोनों से सेम अमाउंट जाए, ये सोचते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, एक फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी है 20 लाख रुपए की, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है हमें 8 लाख रुपए की। ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो क्या होगा? या ये डेप्रिशिएबल एसेट है, 4 लाख की रेजिडुअल 4 साल की लाइफ, SLM डेप्रिसिएशन है, तो क्या होगा? पहले हम बात करते हैं, अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। सर मेथड में चॉइस है, मेथड दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। नहीं, मतलब कौन सा? जो एक तो वो वाला था डेफर्ड गवर्नमेंट, वो तो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है ना। पहले तो हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए बात कर रहे हैं, जहां पर हमने कहा था कि हम इसको अगर कोई यूज में नहीं आ रहा है तो हम इसे कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास अभी हम उसको एंड में देख लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इफ देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, मींस एक्सपेंडिचर, नो एक्सपेंडिचर इज टू बी इंकर्ड, है ना। नो एक्सपेंडिचर इज टू बी इंकर्ड, कोई खर्चा नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिक्स्ड एसेट, ये एंट्री तो सब में ही बनेगी, तो एक कॉमन एंट्री बना लेते हैं ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख, ये कॉमन एंट्री है सबके लिए। अब यहां पर हम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख। अब इस 8 लाख को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, या चाहे तो सीधा फिक्स्ड एसेट में भी डाल सकते हैं। एक ही बात है, लेकिन इफ देयर इज एनी कंडीशन जहां पर एक्सपेंसेस इज टू बी इंकर्ड, खर्चा करना है हमें, तो फिर हमें गवर्नमेंट ग्रांट को, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट तो हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड, या सीधा मैं एंट्री बना देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, इसे डेफर ही करिए, और डेफर करके उसको एक्सपेंडिचर जैसे जिस रेशो में होगा उसको आप डालते रहिए। ठीक है,
तो ये तो हमारे पास एक मेथड हो गया। अब यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, है ना, तो ये रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन तो इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर ये डेप्रिशिएबल असेट हो तो क्या होगा। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, तो डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल नेचर मानते हुए इसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इसे फिक्स्ड एसेट से अकाउंट में डाल दें, ठीक है। अब इसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डालेंगे तो फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगेगा, हमारी असेट 20 लाख की थी, इसमें से हमने 8 लाख रुपए ये लेस कर दिए, वैल्यू बची 12 लाख, और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 4 लाख, और लाइफ है 4 इयर्स, तो 2 लाख रुपए का हम डेप्रिसिएशन हर साल लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा मेथड है, अगर हम इसे क्या करें, डेफर्ड माने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख रुपए, तो यहां पर हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 20 लाख माइनस 4 लाख, इसके वैल्यू डिवाइड बाय 4 इयर्स, तो 4 लाख रुपए, और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट है उसको पीएनएल में डालेंगे 8 लाख को 4 इयर्स में, तो 2 लाख रुपीस ये हमारा पीएनएल में जाता रहेगा, तो हिसाब तो वही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हम गवर्नमेंट ग्रांट देख रहे थे जो किसी असेट से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जो हमारी रेवेन्यू से रिलेटेड है। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू are sometimes presented as credited in the P&L account, either separately or under a general heading as other income. Alternatively, they are deducted in reporting the related expense. तो हम खर्चे में से लेस कर सकते हैं या हम इसे इनकम के तौर पर भी दिखा सकते हैं, दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है। इलस्ट्रेशन 5 है, एक कंपनी एक्स है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाती है, ये डॉक्टर्स को सैलरी देते हैं, स्टाफ को सैलरी देते हैं 30 लाख रुपए साल भर में। गवर्नमेंट से इन्हें सपोर्ट मिलती है 90 लाख रुपए की सैलरी वगैरह के लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 90 लाख मिले तो हर साल का 18 लाख हो गया, जबकि इनका खर्चा 30 लाख रुपए है। तो हमें एंट्री बनानी है, अगर हम अलग से इनकम दिखाएं या खर्चे में से लेस करें। तो ये बात तो तय है कि ये एनुअली हर साल नहीं मिल रही है, हमें इकट्ठी मिली है 5 साल के लिए, लेकिन हमें इसे डेफर करना पड़ेगा, इनकम पीएनएल में तो डालनी है। तो जब मिलेगा तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, है ना, क्योंकि खर्चे से रिलेटेड है, जब भी खर्चे से रिलेटेड होगी तो हम इसे डेफर ही करेंगे। 90 लाख रुपए मिली, ये ईयर 1 में स्टार्टिंग में होगा, और एवरी ईयर हम सैलरी देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं, सेपरेट इनकम दिखाए अगर अदर इनकम में, तो सैलरी डेबिट टू बैंक, हर साल हम सैलरी दे रहे हैं
30 लाख रुपए की, और हमने अभी अभी देखा हर साल की इनकम कितनी आई है, 18 लाख। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम, अदर इनकम में हर साल डालते रहेंगे। 90 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 18 लाख रुपए। तो अदर इनकम में इसे डालते रहेंगे। अब ये लिखा है कि इसे सैलरी की इनकम में से लेस करें अगर, तो बी पार्ट हमने ईयर 1 में एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 90 लाख रुपए। एवरी ईयर हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 लाख, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से सैलरी में हम 18 लाख रुपए हर साल ट्रांसफर कर दें। या तो ये एंट्री बनाए या ये काम करें, सैलरी तो 30 लाख ही है ना, 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख रुपए की सैलरी हम दे रहे हैं और डेफर्ड इनकम से सैलरी एक्सपेंस को 18 लाख रुपए कम कर रहे हैं। तो पी एंड एल अकाउंट में जो सैलरी जाएगी वो 12 लाख रुपए जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगर वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तरीके से है, तो where the government grant are of a nature of promoters contribution, that is they are given with reference to total investment in an undertaking or by way of contribution towards the total capital outlay, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है उस हिसाब से, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof the grantor treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income। तो ये कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, टॉप एंड टॉप लिमिटेड है, बैकवर्ड एरिया में इन्होंने बिजनेस सेटअप किया है। गवर्नमेंट से इन्हें 20% जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% सब्सिडी मिलेगा, कोई रीपेमेंट नहीं मिलेगा, कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन कि इन्हें कुछ स्पेसिफिक एसेट वगैरह खरीदनी है। हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम, जो स्कीम थी उसकी सारी कंडीशन लगाकर इन्होंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और उसका 20% 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और उसका 20% 10 करोड़ रुपए इन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया। और कंपनी चाहती है कि इसे रेवेन्यू माने और अपने पी&एल में से लेस करे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है और ये बिल्कुल भी पी&एल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पी&एल में डालने का मतलब ये उसमें से डिविडेंड वगैरह भी दे पाएंगे जो कि अलाउ नहीं है ना। तो AS 12 कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जहां एक ही बार कैपिटल आउटले के हिसाब से मिलना है, कोई रीपेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसे आप ना तो डिविडेंड दे पाएंगे और ना ही उसे डेफर्ड इनकम के तौर पर डाल पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब आपको उसको केवल और केवल एक ही काम करना है, उसे कैपिटल रिजर्व में डालना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग in accounts in accordance with AS 12? 35 lakh receipt from local authority for providing medical facility to the employees। तो ये हमारी एक रेवेन्यू नेचर की है
और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ही है, एक ही साल से रिलेटेड है सपोज, तो उसको अदर इनकम में हम लोग डाल सकते हैं, या जो खर्चा है उसमें से माइनस कर सकते हैं। दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है ना। या तो क्या करो, या तो इसे अदर इनकम में डालो, या डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंस, खर्चे में से लेस करो। सेकेंड, 100 lakhs received as subsidy from central government for setting up unit in notified backward area, promoters contribution है, तो promoters contribution है, तो इसे आप क्या करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ना तो आप इससे डिफर्ड इनकम बना पाएंगे, ना ही इसमें से कोई आप डिविडेंड दे पाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कब कब आपको रिफंड करना पड़ सकता है और क्या सिचुएशन होगी, उसमें आप क्या करेंगे। तो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, government grants sometimes become refundable because their certain conditions are not fulfilled, जिसके लिए हमें ये मिली थी, तो इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे एज पर AS 5। याद रखिएगा, सेपरेट इसका हमें प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आएंगी। द अमाउंट रिफंडेबल, क्योंकि ये कॉमन नहीं है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड कर रहे हैं। The amount refundable in respect of government grant related to revenue is applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the grant. To the extent the amount refundable exceed by such deferred credit or there is no deferred credit, the amount is charged immediately to the P&L account. ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया आपने जरूरी नहीं है कि पूरी ही गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़े। सपोज आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, आपने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, है ना, 20 लाख, और आप हर साल 5-5 लाख रुपए डालते जा रहे हो। अब 10 लाख रुपए का बैलेंस है और अब 12 लाख रुपए रिफंड करना पड़ गया आपको। तो ये कह रहे हैं 10 लाख तो यहां बैलेंस से सेट ऑफ कर लो, आप 2 लाख रुपए P&L में डाल। ठीक है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 10 लाख और P&L अकाउंट डेबिट, या कोई और नाम लिख लीजिए, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, फिर उसे P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। 2 लाख रुपीस टू बैंक 12 लाख रुपीस। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट का कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई बैलेंस नहीं बचा है, तो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए P&L में चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें। द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट related to specific fixed asset is recorded by increasing the book value of the asset or by reducing the deferred income balance as appropriate by the amount refundable। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं, या तो हम फिक्स्ड एसेट को कम कर देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट से, तो अगर आप वापस करें तो फिक्स्ड एसेट को बढ़ा देंगे। अगर हमने उसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला था तो डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो बुक वैल्यू को बढ़ा देंगे, डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पे लगाएंगे बचे हुए पीरियड में। अगर प्रमोटर्स नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है तो हमने इसे कैपिटल रिजर्व में डाला होगा, तो उससे रिड्यूस कर देंगे, रिवर्स एंट्री बना देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जेड लिमिटेड ने फिक्स्ड एसेट खरीदी 50 लाख की, 5 साल की लाइफ थी और 5 लाख रुपए की सैल्वेज वैल्यू थी। गवर्नमेंट ग्रांट हमें 10 लाख मिली है और हमने इसे कॉस्ट में से लेस कर दिया।
अब हमें पता चला 7 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट हमें वापस करनी है दूसरे साल के अंत में। तो हमें रिफंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, सिंपल। अब होगा क्या, पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। 50 लाख रुपए की आपकी एसेट थी, 10 लाख रुपए आपने लेस कर दिए थे, 40 लाख, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख लेस कर दी थी, 35 लाख, और आप इस पे 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 7 लाख रुपए हर साल। ये शुरू में हम कर चुके हैं, क्वेश्चन सेम वही है। अब 7 लाख रुपए लगा रहे थे तो आपने पहले साल फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा दिया 7 लाख रुपए। अब आपकी फिक्स्ड एसेट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 33 लाख। 40 लाख था ना, उसमें से 7 लाख रुपए आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो इसका बैलेंस आ रहा है 33 लाख। अब आपने रिफंड कर दिया 7 लाख दूसरे साल के एंड में, तो वापस बैलेंस कितना हो गया? 40 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5 लाख। लेकिन अब लाइफ जो बची है वो 4 साल की बची हुई है, तो 35 डिवाइड बाय 4, तो 8,75,000 का डेप्रिसिएशन 4 इयर्स तक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी 20 लाख रुपीस की, गवर्नमेंट ग्रांट हमें 8 लाख रुपए मिल गई, रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख है, लाइफ 4 इयर्स है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, असेट को हम नेट ऑफ ग्रांट दिखाते हैं, मतलब असेट में से लेस कर देते हैं। आफ्टर 1 ईयर ग्रांट रिफंडेबल हो गई 5 लाख रुपए की, तो हमें जनरल एंट्रीज फर्स्ट 2 ईयर के लिए बनानी है। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले क्या एंट्री बनाओगे आप? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख आपको ग्रांट मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट 8 लाख रुपीस की, फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे टू फिक्स्ड एसेट। अब डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 20 लाख माइनस 8 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 4, 2 लाख पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख। ये तो फर्स्ट ईयर की है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? आपको वापस करना पड़ गया गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख रुपए का, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। अब आपकी एसेट की वैल्यू क्या रह गई? 20 लाख। पहले साल के अंत में कितनी थी पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी एसेट की वैल्यू थी 20 लाख माइनस 8 लाख माइनस 2 लाख डेप्रिसिएशन। ये तो स्क्रैप वैल्यू डेप्रिसिएशन निकालते हुए लेस करते हैं, वैसे बुक वैल्यू से लेस थोड़ी ना होती है ये। तो बुक वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। अब 10 लाख में 5 लाख ऐड कर दिया तो अब कितनी हो गई? 15 लाख। अब जब डेप्रिसिएशन लगाने लगोगे तो 15 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर बचे हुए 3 लाख है, तो कितना आएगा? ये आएगा। ठीक है, बस ये काम करना है हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सी लिमिटेड ने एक्वायर किया है फिक्स्ड एसेट 50 लाख रुपए की में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है, गवर्नमेंट ने 20% हमें गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सब्सिडी रिफंडेबल हो गई, व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट वैल्यू आफ्टर रिफंड ऑफ सब्सिडी बट बिफोर एमोटाइजिंग द एसेट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो देखो हमारी फिक्स्ड एसेट कॉस्ट 50 लाख थी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने लेस कर दिया इसकी कॉस्ट में से
20% ग्रांट मिला जो हमें 10 लाख रुपीस, तो बुक वैल्यू हमारी हो गई 40 लाख। इस पे डिप्रिशिएशन लगाया हमने फर्स्ट ईयर का, तो 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो कितना डिप्रिशिएशन लगाया, तो वैल्यू रह गई 33 लाख। सेकेंड ईयर में रिफंड करा हमने गवर्नमेंट ग्रांट पूरा, तो वैल्यू कितनी हो गई 43 लाख। ये पूछा हमसे कि वैल्यू क्या रहेगी, 43 लाख रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4/2021 को डी लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 300 लाख का। मशीनरी खरीदनी है 1500 लाख की, ग्रांट को हमने एसेट में डाल दिया, 5 साल की लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू बता रखी है, डेप्रिसिएशन बता रखा है। कंपनी को रिफंड करना पड़ा ग्रांट मई 24 में नॉन फुलफिलमेंट की वजह से। हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो क्या डील करेंगे इसको हम, वापस से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे और 300 लाख से एंट्री बना लेंगे। इसकी वजह से चेंज हो जाएगा फ्यूचर में जो भी है। अब हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट, अब क्वेश्चन अगर 1 या 2 नंबर का है फिर तो हम यही बता देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का है तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन करके कि उस दिन क्या वैल्यू आ रही होगी और हमने क्या करा होगा। तो हमारा 1/4 को हमने 1500 माइनस 300 तो 1200 लाख रुपीस पे दिखाया होगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 20% लगाया होगा 240, और हमारा 1/4/22 को इसकी वैल्यू आ गई होगी 960, बुक वैल्यू है WDV। फिर हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाया होगा 20%, 192 लाख। फिर इसकी वैल्यू आई होगी फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाया होगा हमने, क्या WDV आया 614.4 लाख। अब हमने मई में रिफंड कर दिया गवर्नमेंट ग्रांट को 300, तो अब WDV आ जाएगा 914.4। ठीक है, अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। रीजन क्या है कि यहाँ पर WDV मेथड से लगाना था, है ना, ये सोचते हुए कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू 395 थी, तो यहाँ पर हमें WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय जो भी उसकी बुक वैल्यू होती है उस समय, और एन आता है नंबर ऑफ इयर्स जो हमें लगाने हैं। तो अब हमारी स्क्रैप वैल्यू 395 है, बुक वैल्यू 914.4 है, और हमारी लाइफ 5 साल थी ना, तो हम 1 2 3 बार लगा चुके हैं, तो 2 बार ही हमें और लगानी है ना। तो कैलकुलेटर पर 395 डिवाइड बाय 914.4 करिए और फिर अंडर रूट का बटन दबा दीजिए, क्या आ गया
.6572. पॉइंट 6572. 6572। 2 के बाद क्या है? 49. 0.657 आ गया, तो 1 में से माइनस कर दीजिए 72। चलो तो क्या आ गया? 0.3428 या 34.28%। ये हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा बचे हुए 2 सालों के लिए। ठीक है, तो ये है। अगर हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ये निकाल कर बता सकते हैं। ये तो बाई चांस 2 साल का बचा था, नहीं तो हम यही बता देंगे, रेट हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर ये 3 या 4 साल होते तो हम निकाल ही नहीं पाते, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 7। 1 अप्रैल को ई लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है, फिक्स्ड एसेट खरीदी है, सॉरी, 5,50,000 की। सैलवेज वैल्यू 5 साल के बाद 50,000 है, और इसी दिन गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए की मिली है। कंपनी को अगले साल ही ये गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ गई। हमें बताना है, जनरल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है कि क्या होगा अगर इसे हमने कैपिटल रिसीट बना था। अगर इसे हमने कैपिटल रिसीट माना था तो पहले तो हमें फिक्स्ड एसेट $5,50,000 हम लोग कर लेंगे, और फिर हमने क्योंकि इसको कैपिटल रिसीट माना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा ये 2 लाख रुपए। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कॉस्ट माइनस हमने इसमें से लेस कर दिया है गवर्नमेंट ग्रांट, और इसकी सैलवेज वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ गया हर साल का? 60,000। तो 60,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर का, जो कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हमसे कहा है कि आप बैलेंस शीट भी बताइए अप टू, मतलब पहली बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ असेट साइड ही बनानी है। नॉन करंट असेट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, टेंजिबल असेट्स में आ जाएगा 3,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 60,000, और ये 2,90,000 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ गई, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। ईयर एंड पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा
तो हमारी एसेट की वैल्यू थी 2,90,000। 2,90,000 में हमने प्लस कर दिया 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ 4 इयर्स की बची हुई है। अब 1,10,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। बैलेंस शीट तो असेट हमारी 4,90,000 की दिखाई दे रही होगी। माइनस डेप्रिसिएशन 1,10,000 तो 3,80,000 आ जाएगा। अगर हमने इसको डेफर्ड इनकम बनाया होगा तो हमने एंट्री बनाई होगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 2 लाख रुपीस। मैं डेप्रिसिएशन ऑब्लिक P&L अकाउंट लिख रहा हूँ, एक एंट्री बच जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 5,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5 1 लाख। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 2 लाख डिवाइड बाय 5 40,000। बैलेंस शीट में मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दूंगा 2 लाख माइनस ट्रांसफर टू P&L 40,000 तो 1,60,000। और नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है ये, है ना। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरे पास 5,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख 4,50,000 आ रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने रिफंड किया गवर्नमेंट ग्रांट, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस है 1,60,000 और वापस किया हमने 2 लाख तो 40,000 P&L में जाएंगे।
बताया था ना आपको। ठीक है, yes sir. डिप्रिशिएशन तो वही लगता रहेगा इसमें, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड में $4,50,000 माइनस डेप्रिशिएशन 3,50,000 रुपीज की हमारी असेट दिखाई देगी। ठीक है, हो क्या? गवर्नमेंट ग्रांट एंड कैश फ्लो। The purchase of asset and receipt of government grant can cause major movement in the cash flow. For this reason, and in order to show gross investment in the asset, such movement are often disclosed as a separate item in cash flow regardless of whether or not the grant is deducted from the related asset. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसे अलग से दिखाएं, ना कि नेट फिगर दिखाएं। एफ लिमिटेड को रिवेन्यू ग्रांट मिला है 10 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट से वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। The grant prescribed the conditions. However, in the 2029-30 में ये पता चला कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और रिफंड कर दिया। State how this matter will have to be dealt. तो सीधी सी बात है, ये रेवेन्यू ग्रांट है ना, तो रिफंड जो होगा, अगर आपने ये कई साल से रिलेटेड है तो डेफर करा होगा, तो जितना डेफर बचा हुआ वो डालेंगे। अगर एक ही साल में डाल दिया है तो जब रिफंड होगा तो भी पीएनएल में चला जाए। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड अपना रहे हैं। द नेचर एंड extent of government grant recognized in the financial statement, including grant of non-monetary asset given at concession rate or free of charge, free of cost, वो सब बताना पड़ेगा। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ग्रांट कैश या काइंड किसी भी चीज में मिल सकती है, विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। गवर्नमेंट ग्रांट कैश इंसेंटिव, सब्सिडी, ड्यूटी, ड्रॉबैक किसी भी नाम से हो सकता है। अगर हम रीजनेबली कैलकुलेट या वैल्यू नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट से पैसा मिलना है, तो उसे आप गवर्नमेंट ग्रांट अभी मत मानिए जब तक आप सर्टेन ना हो जाए। गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल या इनकम अप्रोच के हिसाब से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कंडीशन, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कंटिजेंसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट अराइजिंग आफ्टर द रिकॉग्निशन, तो AS4 के हिसाब से आपको उसको डील करना चाहिए। ग्रांट आर रिसीव्ड फॉर प्रीवियस पीरियड, द रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉस शुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, या तो वापस कर रहे हैं या पिछले पीरियड की मिली है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मान लीजिए। नॉमिनल वैल्यू पे लिखिए, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स को गवर्नमेंट ने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए दिया है तो कैपिटल रिजर्व में डालिए। कंडीशन फुलफिल नहीं है और रिफंडेबल होता है तो उसे AS5 के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मानिए। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए फर्म एक्वायर्ड ए फिक्स्ड एसेट ऑफ 250 लाख, जहां पर गवर्नमेंट से 40% मिला है, तो गवर्नमेंट से कितना मिल रहा है
100 lakhs। तो अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप इसे डिफर कर सकते हैं, इस एसेट में से लेस कर सकते हैं। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिक्स्ड एसेट से लेस कर सकते हैं या कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर कुछ है तो उसके हिसाब से आप पीएनएल में डाल सकते हैं। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। Capital subsidy received from central government setting up a plant in notified backward area. Cost is 300. Subsidy received is 100. तो ये जो है वन टाइम मिल रही है असेट, और सेटिंग अप इन प्लांट इन नोटिफाइड बैकवर्ड रीजन है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एक असेट फ्री में मिल गई है कुछ है, तो ये आप ज्यादा बढ़िया इसे आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये मानिए कि ये एक तरीके से यहाँ बैकवर्ड रीजन में वन टाइम वाली है, ये कैपिटल नेचर की मान सकते हैं, असेट में से रिड्यूस भी कर सकते हैं। थर्ड है 50 लाख रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये अगेन आप इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में की कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं या इसको पीएनएल में डेफर भी कर सकते हैं। फोर्थ है 25 लाख फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज। तो इसे आप पीएनएल के अदर इनकम में भी डाल सकते हैं या हम एक्सपेंसेस में से लेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जी लिमिटेड को ग्रांट मिली है 40 लाख की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपग्रेडेशन ऑफ प्लांट, और ये एक्सपेक्ट है कि 20% ऑफ ग्रांट हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज होगी। तो हमें क्या करना है? तो 40 लाख में से 20% कितना होता है हमारा? 8 लाख रुपीस। तो 8 लाख रुपीस को तो हमें पीएनएल में डाल देना चाहिए और बाकी को हम कॉस्ट में से लेस करके या डेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ग्रांट पर एएस। काफी छोटी छोटी बातें इसमें हमें सीखने को मिली, काफी हमने क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी किए। मुश्किल नहीं है बहुत, थोड़ा ध्यान से करिए तो आसान है और एग्जाम में आने की उम्मीद भी रहती है इसमें से, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड इस पे काफी